नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसे बोलते हैं अपन, उसकी एमएसएन फर्स्ट का मॉडल पेपर। अब एमएसएन फर्स्ट का मॉडल पेपर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन चांसेस है एग्जाम में आने के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेपर का पैटर्न आप सबको पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। 3 घंटे का पेपर और 75 नंबर का होता है। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज आते हैं एक एक नंबर के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि कॉमन टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस, सिरोसिस लिवर सिरोसिस होता है, उसका कॉमन टाइप कौन सा है? तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कौन सा है, एल्कोहलिक सिरोसिस। ओके, डन। आगे चलते अपन। एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज ए, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर अपन हार्ट अटैक। ठीक है। कोलिलिथियासिस मींस, कोलिलिथियासिस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। डन। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे बोलते हैं अपन एनटीजी। एनटीजी क्या होती है? एनटीजी होती है सर वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर होती है ना। ठीक है। अच्छा, डायूरेटिक्स का कोई एग्जांपल? फ्रुसेमाइड हो गया सर। और ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर में हो गया सर ईटोथियो, ईटोफाइलिन, थियोफाइलिन। ओके। शोक विद द रिजल्टिंग फ्रॉम द सीवियर एलर्जी, सीवियर एलर्जी का कौन सा शोक होता है? सीवियर एलर्जी वाला होता है सर एनाफाइलेटिक शोक। इतना तो सर हमने पढ़ रखा है ना, माइक्रोबायोलॉजी में भी आया ये। द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड सूचर्स एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा एब्जॉर्ब एब्जॉर्बेबल सूचर्स नहीं है, मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो वो कौन सा है? नॉन एब्जॉर्बेबल होता है सर नाइलॉन। ठीक है। व्हाट इज द डंपिंग सिंड्रोम? डंपिंग सिंड्रोम होता है रैपिड एम्प्टिंग, एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक अचानक रैपिडली खाली हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है लंग्स एब्सेस इज कॉमन फॉलोइंग, किसके कारण होता है लंग्स एब्सेस? ये होता है सर अपने ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ओके। डिफ्यूज प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन टिश्यू इज कॉल्ड एब्सेस। डन। मेंटॉक्स टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस, चलो इसका एक और नाम होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। किसके लिए? टीबी या पल्मोनरी टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के बारे में, जो कि आपको 5 करने होते हैं और दिए कितने होते हैं? 6 आपको दिए हुए हैं, इसमें से 5 करने हैं। ठीक है। ये होते हैं 5 5, 2 2 नंबर के होते हैं, हो गए 10 नंबर के। 10 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, 10 नंबर के वेरी शॉर्ट हो गए। ठीक है। और क्या होता है? और लॉन्ग टाइप, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप है। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 5 करने होते हैं। तो ये कितने के हो गए? 25 का ये। ठीक है। 10 का ये, 10 का ये, कितने हो गए? 10 से 10 20, 20 और 25 और 15, 15 15 के 2 होते हैं, तो ये हो गए 30, 30 नंबर का ये हो गया। तो ऐसे करके आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं 75। ओके, 75। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखेंगे इसमें बड़ा। तो डॉट्स थेरेपी क्या होती है? डॉट्स थेरेपी डायरेक्टली, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है डॉट्स की। क्या होता है इसमें? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ टीबी, टीबी को फैलने से रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव वे तरीका कौन सा है? डॉट्स थेरेपी है। इसमें कौन कौन से मेडिसिन आती है? इसमें आती है अपने पास आइसोनियाजिड होती है, रिफाम्सिन हो गई, पायरेजिनामाइड हो गया, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और ये इसकी डोजेज हो गई कितने? ये होती है आपके पास 600 mg, जिसे अपन ओरल देते हैं। ये 450 mg हो गई। ठीक है। पायरेजिनामाइड कितनी हो गई? 450 mg की हो गई। इथाम्बुटोल हो गई अपने पास 1200 mg की, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया 750 mg का, वो की IM इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई डोज थेरेपी के बारे में। आगे चलते हैं अपन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस क्या होता है? एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर सेल, लिवर इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, लिवर का इन्फ्लामेशन ही क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। ये एक वायरल डिजीज है, वायरल मतलब कि एक तरीके से वायरस के थ्रू फैलती है, उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है। अब ये इसके 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस ए किससे बोलता है? हेपेटाइटिस ए वायरस से। बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। सी हेपेटाइटिस सी वायरस, और ऐसे करके ABCD इसके नाम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की कौन सी स्टेज होती है? वुंड हीलिंग की जो स्टेजेस है उसके बारे में बताइए। तो वुंड हीलिंग होता क्या है? पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे हम। तो वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज बॉडीज नेचुरल प्रोसेस, क्या है? बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी। जब इंजरी हो जाए, इंजरी या ट्रॉमा हो जाए, तो बॉडी की जो बॉडी उस जहाँ पर इंजरी हुई है उस पर नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है। ठीक है। तो वुंड हीलिंग क्या हो गई? वुंड हीलिंग इज द
नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंजरी। अब स्टेज कौन कौन सी हो गई, इसमें 4 स्टेजेस होती है वुंड हीलिंग की। वुंड हीलिंग शुड इन्वॉल्व फॉर कंटिन्यूअस एंड ओवरलैपिंग फेज। अच्छा, ये क्या है कंटिन्यूअस एंड ओवरलैपिंग का मतलब? कंटिन्यूअस एंड ओवरलैपिंग का मतलब है कि सबसे पहले ये होगी, इसके बाद में ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। इसकी होगी अपने पास 4 स्टेज होगी, हेमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफेरेटिव और मैच्योरेशन स्टेज। इन सबके बारे में डिस्क्राइब से बट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास एम्फाइसीमा एंड एम्फाइमा। एम्फाइसीमा एंड एम्फाइमा दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों के बारे में बताइए, डेफिनेशन दीजिए। अब दोनों भाई दिखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बस इसमें एस ई का फर्क है, इसमें नहीं है। बस एस ई ने ही पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी। तो एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा एक क्रोनिक लंग्स डिजीज है। एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक लंग्स डिजीज that damage the air sacs that damage the air sac in the lungs making it difficulty to breathe called emphysema। क्या होता है इसमें एम्फाइसीमा में? एम्फाइसीमा में जो एयर सेक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। और एम्फाइमा में क्या होता है? एम्फाइमा होता है सर, एम्फाइमा इज अ सीरियस कंडीशन दैट अकर व्हेन पस कलेक्टेड इन द प्लूरल कैविटी। एक्सेसिव पस कलेक्टेड इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एम्फाइमा। ठीक है। इसे एक और नाम दिया गया, इसे एक और बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पायोथोरेक्स। ठीक है। जिसको हम आपने एक प्रोसीजर देखा होगा थोरेसेंटेसिस, जिसमें निडल के थ्रू लंग्स से फ्लूइड निकाला जाता है। ठीक है, वो होता है थोरेसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास रोल ऑफ ओटी नर्स। जो ओटी की ऑपरेशन थिएटर की नर्स होती है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। तो नर्सेज प्ले मल्टीपल रोल बिफोर, ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर ऑपरेशन। नर्सेज है वो ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दौरान अलग अलग रोल प्ले करती है। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर नर्सेज हैव 2 मेजर रोल। इनके 2 मेजर रोल होते हैं। कौन कौन से हो गए? दे कैन आई दे कैन आइदर कैन बी स्क्रब नर्स और सर्कुलेटरी नर्स। नर्स है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया स्क्रब नर्स और एक हो गया सर्कुलेटरी नर्स। तो अगर हम स्क्रब और सर्कुलेटरी नर्स होती क्या है, नाम सुन रखा है, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है। हम एक बार इनके बारे में देख लेंगे। तो सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है? सर्कुलेटरी नर्स इज इट इज इट इज क्लीन बट अनस्टेराइल मेंबर। ये क्या होता है? क्लीन होती है लेकिन अनस्टेराइल होती है। जबकि स्क्रब नर्स है वो क्या होती है? वो होती है अपने पास स्टेराइल नर्स होती है, वो स्टेराइल होती है वो। ठीक है। हु असिस्ट द स्क्रब सर्जिकल टीम टू कंडक्ट सर्जरी। क्या करती है वो? जो स्क्रब नर्स की हेल्प करती है एक तरीके से। सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है? स्क्रब नर्स की हेल्प करती है, असिस्ट करती है सर्जरी के दौरान। और ये एक अनस्टेराइल नर्स होती है। ठीक है। जबकि स्क्रब नर्स क्या होती है? स्क्रब नर्स का काम दिखने में तो आसान है लेकिन बहुत हार्ड काम है इसका। स्क्रब नर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है स्क्रब नर्स का। इट इज अ मेंबर ऑफ स्टेराइल सर्जिकल टीम हु हेल्प्स टू द सर्जन इन द सर्जरी। सर्जन की हेल्प करती है ये, जबकि सर्कुलेटरी इसकी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों होते क्या है? तो सर हाइपरट्रोपी इज अ प्रोसेस इन विच साइज ऑफ सेल एंड मास इज इंक्रीज। अच्छा देखो, जबकि हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन कंपेयर नॉर्मल सेल। देखो ये हो गई अपने पास नॉर्मल सेल हो गई, ये एग्जांपल हो गया हाइपरट्रोपी का, और ये एग्जांपल हो गया हाइपरप्लेजिया का। ठीक है। नॉर्मल सेल, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया। ठीक है। हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ते हैं लेकिन साइज सेम होती है। ठीक है। जबकि हाइपरट्रोपी में नंबर सेम होते हैं लेकिन साइज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है। वेरी शॉर्ट टाइप के आपके कंप्लीट होते हैं आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट वाले की, शॉर्ट टाइप आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है लीवर सिरोसिस। व्हाट इज लीवर सिरोसिस? कोई कोई इसे लीवर कायरोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस होता क्या है? सिरोसिस इज अ chronic disease characterized by replacement of the normal tissue with diffuse fibrosis that disrupt the structure and the function of the liver। जब होता क्या है कि लीवर अपना काम और लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शन, काम और इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन डिसरप्ट हो जाए, यानी कि बिगड़ जाए। ठीक है। जो सही तरीके से ना तो काम कर रही है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या हो गई, इसकी बिगड़ गई। तो हम इसको, इसके जो टिश्यू है उसको हम, नॉर्मल टिश्यू है उसको हम फाइब्रोसिस टिश्यू के से थ्रू रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। ये होता है लीवर सिरोसिस। ओके। आगे चलते अपन टाइप्स के बारे में देखें। तो टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस, देखो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया था कि एमसीक्यूज में आया था ना ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन था एमसीक्यूज में। तो वही बात आ गई आपके पास
टाइप्स की एल्कोहलिक, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। तो इसमें क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस। मतलब मोस्ट कॉमन होता है जब बार बार क्या हो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ज्यादा एल्कोहलिज्म करे तब होता है ये। पोस्ट नेक्रोटिक की बात करें तो लेट रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस। मतलब पहले क्या हुआ, पहले तो उसको वायरल हिपेटाइटिस था, एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस था, बाद में उसको क्या हो, अगर सीरोसिस हो तो वो होता है आपके पास पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस। ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में आता है बाइलरी। बाइलरी मतलब एक तरीके से बाइल डक्ट होता है, मतलब बाइल आ गया तो मतलब किसकी बात करें अपन? गॉल ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बाइलरी में क्या है? रिजल्ट ऑफ ए क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन, लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस। ठीक है। सबसे कॉमन टाइप किसका है? सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन है? एल्कोहलिक। और लिस्ट लिस्ट कॉमन कौन सा हो गया? लिस्ट कॉमन हो गया बाइलरी। ठीक है। आगे चलते अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, इसकी लीवर सिरोसिस के एल्कोहलिक और एल्कोहलिक हो गया, और हो गया अपने पास सॉरी पोस्ट नेक्रोटिक और बाइलरी हो गया। तो अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो भाई हुआ क्यों है? इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज क्यों हुई है। तो एक एक जैसे इनके टाइप्स के नाम है, एल्कोहलिक हो गया, पोस्ट नेक्रोटिक में हेपेटाइटिस हो गया, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है। तो 3 कारण तो यही हो गए हमारे पास। ठीक है। तो लिख देंगे क्रोनिक एल्कोहलिज्म, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और हेपेटाइटिस। ठीक है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिक डिजीज जिसमें डायबिटीज आ गया आपके पास, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है। ये हो गए इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ गया कि लिवर एनलार्जमेंट। बात कर रहे हैं लिवर की। लिवर की स्ट्रक्चर बिगड़ चुकी है। डेफिनेशन में हमने देखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर इज डिसरप्टेड। तो इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ गई है तो स्ट्रक्चर इनलार्जमेंट हो गई, लिवर क्या हो गया? साइज बड़ी हो गई, फैटी लिवर हो गया, इन्फेक्शन एंड पेरिटोनाइटिस हो गई। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज प्रोटीन्स क्लोटिंग फैक्टर्स, असाइटिस हो गया। असाइटिस क्या होता है? फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है। फ्लूइड बढ़ जाता है। अल्टर्ड बाउल फंक्शन, बाउल फंक्शन अल्टर्ड हो गए, जो आते हैं स्टूल वगैरह है वो अल्टर्ड डिसरप्ट हो गए। विटामिन डिफिशियंसी हो गया। कौन कौन से विटामिन हो गए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड एनीमिया। ठीक है। ये हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करें अपन? कोई हमारे पास लिवर सिरोसिस का पेशेंट आया तो हम उसको क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहले आ गया प्रोवाइडिंग प्रमोटिंग रेस्ट, इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रोवाइडिंग स्किन केयर देंगे उसको, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी है उसको रिड्यूस करेंगे, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम क्या है? रिड्यूस करेंगे। आपने पहले पढ़ रखा है पूरा, एक बार बस हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें उसको लिखना पड़ता है। अगर आप चाहो तो इनके अंदर और लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन और जल्दी करना है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एम आई, ये भी आपने पढ़ रखा है, सब पढ़ा रखा है। सबसे पहले आ गया आपके पास डेफिनेशन मायो, ये देखो हार्ट अटैक आ गया, एमसीक्यूज आया था भाई। एम आई को और क्या बोलते हैं? एम आई को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो एम आई इज ऑल्सो नोन एज ए हार्ट अटैक। आगे MI is coronary heart disease in which death of necrosis of myocardial tissue occur due to the prolonged decrease of O2 supply because of insufficient blood flow through the coronary arteries। ठीक है। तो सुनो हुआ क्या है, मायोकार्डियल टिश्यू है, इस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। मायोकार्डियल टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है लंबे समय तक, जिससे इसकी क्या हो गई? नेक्रोसिस या डेथ हो गई है। यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। ये इसकी समरी क्या है? यही है कि मायोकार्डियल टिश्यू है, इस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है लंबे समय तक, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है कोरोनरी आर्टरी से, जिससे इसकी डेथ हो चुकी है। इसे बोलते हैं एम आई। इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ डिजीज, तो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया कैसे हुआ? मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया अपने पास कोरोनरी आर्टरीज हो गई। अब इसमें क्या हुआ? हाइपर यानी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इमिया, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये हो गए, ये मान लिया हमने कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये हो गई एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, इसमें से आराम से ब्लड जाएगा। ठीक है। लेकिन सब कंपेयर देन इस नॉर्मल के, जो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया वाली है, इसमें ब्लड कम जाएगा। कैसे भाई? इसमें तो जगह है, अब इसमें यहाँ से जाया या फिर ये देखो। ठीक है। तो इसमें कम गया, क्यों? कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ठीक है। ये हो गया इसके कारण। अब धीरे धीरे क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, बढ़ी तो ये और बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये ब्लॉक हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे इसके।
प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी क्या हो गई, बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, तो ये वही कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, वही अपने पास क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल है तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे वो, क्यों, यहाँ भाई यहाँ पर तो ज्यादा ब्लड है, यहाँ पर तो फुल ब्लड है, ठीक है, लेकिन आगे कम जा रहा है, तो आगे जब रास्ता बंद हो जाए तो वो पीछे से धक्का लगाएंगे ना भाई, वो प्रेशर लगाएंगे, तो एक ही हो गया इसके कारण, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर, जेंडर में मेल आर मोस्ट इफेक्टेड, हार्ट अटैक के मामले में, दिल के मामले में मेल क्या है, ज़्यादा अफेक्टेड है। डायबिटीज़, कोई पेशेंट उसको डायबिटीज़ ज़्यादा टाइम तक हुई, ओबिसिटी हो गया, कोई मोटे लोग हो गए, फिजिकल इनएक्टिव, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, तो ये हो गए इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन हो गया, ठीक है भाई, हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट कहाँ पे होता है, चेस्ट में तो होता है, तो चेस्ट पेन हो गया, सीवियर चेस्ट पेन हो गया। पेन में रेडिएट लेफ्ट आर्म, पेन कहाँ तक पहुंच जाता है, पेन अपने पास लेफ्ट आर्म हो गया, राइट आर्म हो गई, शोल्डर, नेक, बैक एंड जॉ, यहाँ पर आपके चेस्ट पेन है वो पहुंच जाएगा। पेन लास्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट से या फिर उससे ज़्यादा पेन हो सकता है। पेन में अगर इवन वेन पेशेंट इज ऑन रेस्ट, अगर पेशेंट लेटा हुआ है, रेस्ट में है, तो भी उसके पेन होगा। अगर एंजाइना का हमने पढ़ा था, एंजाइना में क्या होता है, रेस्ट करने लग जाता है तो पेन नहीं होता। डायफोरेसिस हो गया, स्वेटिंग ज़्यादा आएगी, पसीने ज़्यादा आएंगे, पसीने ज़्यादा आएंगे तो कूल एंड काम स्किन हो गई। डिस्निया हो गया पेशेंट को, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नोजिया, वोमिटिंग हो गया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन बीपी एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और इसकी जो क्वेश्चन क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, और ये आंसर वाली भी मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, क्या करें अपन, कैसे पता करें, तो ईसीजी कराएंगे, काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, एस्टिमेशन ऑफ सीरम एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम हो गए, क्रिएटिन काइनेज हो गया, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज हो गया, जिससे अपन एलडीएच नाम सुना होगा आपने, और ट्रोपोनिन लेवल हो गया, इसमें ट्रोपोनिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास शोक। तो शोक क्या होता है, व्हाट इज शोक, शोक क्या है, शोक क्या होता है, तो शोक इज अकर व्हेन बॉडीज, ऑर्गन एंड टिश्यूज डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ द ब्लड, बॉडी के ऑर्गन और जो टिश्यूज है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है आपका शोक। शोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड कैन रिजल्ट इन सीरियस डैमेज ऑफ द इवन डेथ। शोक से क्या होता है, शोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिससे डैमेज तक हो सकते हैं, सीरियस डैमेज हो गए, मतलब टिश्यू वगैरह डैमेज हो सकते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। शोक के टाइप्स देखें तो जैसे 5 नंबर का है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर केवल इनकी डेफिनेशन देख लेंगे, और ज़्यादा अगर आपको बड़ा चाहिए तो मैंने पहले डाल रखा है वो। शोक इज शोक आर मेनली क्लासिफाइड एज हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। शोक के कितने टाइप हो गए, शोक के हो गए सर 3 टाइप हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एनाफाइलेटिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक एंड सेप्टिक शोक, ठीक है, ये हो गए सर शोक के टाइप्स। अब हम देख लेते हैं थोड़ा, पहला था आपके पास हाइपोवोलेमिक शोक, हाइपोवोलेमिक मतलब, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, और मतलब ब्लड की या फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है, ये होता है हाइपोवोलेमिक शोक। तो हाइपोवोलेमिक शोक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड लॉस, ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, such as from traumatic bodily injury which make the heart unable to pump enough to the body, or severe anemia where there is not enough blood to carry oxygen through the body। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में होता क्या है, फ्लूइड और ब्लड है वो उसका लॉस हो चुका है, सीवियर लॉस हो चुका है, जिससे क्या हुआ, हार्ट हार्ट क्या है, अनेबल हो चुका है ब्लड को पंप करने में। क्यों हुआ ये ट्रोमेटिक या बॉडीली इंजरी के थ्रू के कारण हुआ है, जिससे हार्ट अनेबल हो चुका है ब्लड को पंप करने में दूसरे ऑर्गन तक, ठीक है, कारण हो गया सीवियर एनीमिया हो गया। दूसरा देखें अपन कार्डियोजेनिक शोक। तो कार्डियोजेनिक शोक क्या है, कार्डियोजेनिक शोक टेक प्लेस व्हेन द हार्ट इज हैज बीन डैमेज, हार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिससे क्या हो, डैमेज होने से, सो दैट इज अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तक सप्लाई नहीं हो पा रही ब्लड की, क्यों, हार्ट डैमेज हो चुका है। कारण क्या हो गया, कॉजेज, तो द मोस्ट कॉमन कॉज आर सीरियस हार्ट कंडीशन, एमआई, एमआई या हार्ट अटैक एक कॉमन कारण हो गया, ठीक है। फिर न्यूरोजेनिक शोक। तो न्यूरोजेनिक शोक की अगर हम बात करें, न्यूरोजेनिक शोक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शोक होता है सर ट्रोमा और इंजरी टू द स्पाइन, ट्रोमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कॉज दिस डिस्ट्रप्शन, ठीक है, ये हो गई इसकी न्यूरोजेनिक शोक के कारण। क्या हुआ, स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कैनाल है, उसमें अगर ट्रोमा या इंजरी हो जाए
तो न्यूरोजेनिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं। और क्या होता है इसमें, और होता है सर ब्लड प्रेशर है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड उसको अफेक्ट करता है। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक सीवियर एलर्जिक होता है। एनाफाइलेटिक शॉक इज occur rapidly and is life threatening. Anaphylaxis shock is a systemic and type 1 hypersensitivity reaction. hypersensitivity आपने पढ़ रखा है माइक्रोबायोलॉजी में, टाइप 1 होती है ये। एनाफाइलेक्सिस caused the immune system to release chemicals that can cause person to go into shock. chemicals का नाम हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडी एंड एंजाइम्स एटसेट्रा। आगे आता है आपके पास एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। एनेस्थेसिया इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, मतलब कि होश खो जाए वो ही क्या है, एनेस्थेसिया होता है। इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पे एक आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड, एक आदमी के द्वारा, इंडिविजुअल के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू ये इंड्यूस्ड किया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया के दो टाइप्स होते हैं, जनरल एनेस्थेसिया एंड पार्शियल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया होल बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड, मतलब पूरी बॉडी है वो एनेस्थेसाइज हो जाती है। इट इज गिवन फॉर अ मेजर ऑपरेशन, ये मेजर ऑपरेशन के टाइम पर दिया जाता है, जबकि जो पार्शियल है वो माइनर ऑपरेशन के टाइम पर दिया जाता है। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, पेन का भी सेंसेशन नहीं रहता, मतलब दर्द हो रहा है उसका पता नहीं चलता। इसमें ब्रेन इज अफेक्टेड, पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया कैन बी इंड्यूस्ड बाई, अब जनरल एनेस्थेसिया है उसको हम अलग अलग रूट से दे सकते हैं। मेनली दो रूट होते हैं, कौन कौन से, आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट एंड इनहेलेशन रूट, ठीक है। जो इनहेलेशन रूट है वो कैसे दिया जाता है भाई, आईवी तो समझ में आ गया, आईवी थेरेपी के दौरान दे दिया, कैनुलाइजेशन या फिर आईवी आईवी लाइन से दे दिया। लेकिन इनहेलेशन में कैसे करते हैं, इनहेलेशन इज गिवन बाय एंडोट्रेकियल रूट। कौन सा, एंडोट्रेकियल रूट, एंडोट्रेकियल रूट है उससे देते हैं अपन। ए ट्यूब इज पास्ड इनटू अ ट्रेकिया टू एडमिनिस्टर गैसेस मिक्सर, जो ट्रेकिया है उसके अंदर एक ट्यूब है वो पास की जाती है, डाली जाती है, गैसेस मिक्सर होती है, उसको अपन एडमिनिस्टर कर देते हैं। अब पार्शियल एनेस्थेसिया की अगर हम बात करें, पार्शियल एनेस्थेसिया इज गिवन फॉर माइनर ऑपरेशन, ठीक है सर। पार्शियल एनेस्थेसिया इज इंड्यूस्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। कहाँ पर एनेस्थेसिया है, पार्शियल एनेस्थेसिया वहां पर इंड्यूस की जाती है जहां पर हमें ऑपरेशन करना है। मान लीजिए हाथ पे अपन ऑपरेशन करें, हैंड सर्जरी करें, तो अपन हैंड पर ही उसको इंड्यूस्ड करेंगे, ठीक है। इसमें पूरी बॉडी एनेस्थाइज नहीं होती है। अब इसके भी अपने चार टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हो गया, लोकल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, टॉपिकल एनेस्थेसिया। लोकल, रीजनल जहाँ पर हमें सर्जरी करनी है वहाँ पर हो गया। स्पाइनल में स्पाइन में देते अपन लंबर पंचर, नाम सुना होगा, ठीक है। उसी लंबर पंचर अलग होता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया अलग होता है, लेकिन स्पाइनल कैनाल में अपन इंजेक्ट करते हैं इसको। और स्पाइनल एनेस्थेसिया इसमें लोअर बॉडी है वो एनेस्थाइज हो जाती है, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थेसिया क्या होता है, टॉपिकल एनेस्थेसिया मतलब कि सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर लगाते हैं इसको, ठीक है। और कौन कौन से इसमें काम में लेते हैं वो भी देख लीजिए, जाइलोकेन हो गया, ठीक है, प्रोकेन हो गया, पेंटाकेन हो गया, तो ये इसमें ड्रग्स है वो काम में ली जाती है। फिर आता है स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया की स्टेज कौन कौन सी होती है, एनेस्थेसिया की चार स्टेज होती है, कौन कौन सी हो गई, बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेसिया, सबसे पहले क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेसिया होगी। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट हो गई, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, स्टेज ऑफ डेंजर। स्टेज ऑफ डेंजर है, इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली ज़्यादा अगर एनेस्थेसिया इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट अगर इंड्यूस्ड हो जाए तो वो स्टेज होती है स्टेज ऑफ डेंजर की, ठीक है। इसमें पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, तो ये सावधानी रखनी है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट मतलब जब अपन कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी कर रहे हैं, उस टाइम पर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, हम उसकी केयर कैसे करते हैं, वो आता है केयर ऑफ नर्स सर्जिकल पेशेंट में। तो इसके तीन फेज होते हैं, कौन कौन से हो गए, प्री ऑपरेटिव केयर हो गया, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा, प्री ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है भाई, नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के, तो ऑपरेशन के पहले जो भी केयर होती है वो आती है प्री ऑपरेटिव में। अब इसकी हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, थोड़ी ऑथेंटिक लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे, तो द पेशेंट केयर बिगिन with the decision for the surgical therapy and ends with the, when patient is transferred to the operation table। मतलब कि ये प्री ऑपरेटिव केयर कब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है जब सर्जरी का हमने मूड बनाया, मतलब जब हमने डिसीजन लिया सर्जरी का, भाई ऑपरेशन करना है इस पेशेंट का, मतलब एक तरीके से मूड ही बन गया, भाई डिसीजन ले लिया हमने।
तो सर्जरी के डिसीजन लेने से स्टार्ट होती है ये कि भाई इस पेशेंट की सर्जरी करनी है, और ख़त्म कब होती है, जब पेशेंट ऑपरेशन टेबल तक पहुंच जाए, ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाए पेशेंट, तब खत्म होती है कौन सी, प्री ऑपरेटिव केयर की। ठीक है। दूसरी आती है इंट्राऑपरेटिव केयर। इंट्राऑपरेटिव केयर कब स्टार्ट होती है, ये आती है जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका, पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन द ऑपरेशन टेबल, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर बैठा हुआ है। ठीक है। एंड खत्म कब होती है ये, पूरी कब होती है, पेशेंट ट्रांसफर टू द रिकवरी रूम, पेशेंट रिकवरी रूम या वार्ड बोल सकते हैं अपन, सर्जरी वार्ड जिसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता है, पोस्ट ऑप वार्ड ना। तो ऑपरेशन टेबल पर वो आया, वहां से लेकर रिकवरी रूम तक पहुंच चुका, ये आती है इंटरऑपरेटिव में। ठीक है। अब इंटरऑपरेटिव के बाद में आती है पोस्ट ऑपरेटिव। तो आर आर मतलब रिकवरी रूम, रिकवरी रूम से डिस्चार्ज हुआ पेशेंट, हॉस्पिटल से गया डिस्चार्ज हो गया, वो आती है पोस्ट ऑपरेटिव में। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में दिस प्लेस स्टार्ट व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू रिकवरी रूम, रिकवरी रूम में पहुंच चुका है, वहां से लेकर पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है वो आती है पोस्ट ऑपरेटिव में। अब इनके अलग अलग रोल होते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले आ गया प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या आता है, प्री ऑपरेटिव केयर में आता है जनरल असेसमेंट आ गया एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आ गया। मतलब पेशेंट के क्या करना है, ऑपरेशन करना है हमें, ऑपरेशन के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ऑपरेशन के पहले हमें उसको जो भी टेस्टेज है, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया है ना, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, वाइटल साइन हो गए और एक्सेट्रा जो भी होते हैं, एक्सरे वगैरह सब असेसमेंट या इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करते हैं। सेकंड हो गया असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल लेवल। ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी हम इसमें बताते हैं उसको। कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड हिज relatives by telling types of surgery and its benefits and any serious complications related to surgery। मतलब पेशेंट से हम क्या लेंगे, कंसेंट लेंगे पेशेंट और उसके रिलेटिव से कि अगर सर्जरी के टाइप के बारे में बताएंगे उसको, भाई ये इस टाइप की सर्जरी है, इसके ये बेनिफिट्स है, इसके क्या है ये लाभ है, और इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर भाई इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, ये इसकी हानि हो सकती है, तो वो सबसे पेशेंट को बताएंगे और कंसेंट लेंगे, मतलब एक तरीके से उस पर साइन वाइन करवाएंगे हम। ठीक है। फिर और हो गया असेस द वाइटल साइन एंड फिजिकल स्टेटस। ठीक है। और असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस, मतलब उसको एंजाइटी वगैरह तो नहीं है, एंजाइटी तो उसकी एंजाइटी दूर करनी है भाई, एक होता है ना भाई ऑपरेशन से भाई डर लगा रहता है, तो वो उसको हम केयर करते हैं इसमें। फिर आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर, अब इंट्रा ऑपरेटिव केयर में भी दो चीज आती है आपके पास, एक तो पेशेंट ओटी में पहुंचने से पहले और एक ओटी में पहुंचने के बाद। ओटी में पहुंचने से पहले क्या क्या होता है, ओटी में पहुंचने के बाद क्या क्या रोल होते हैं। ओटी में पहुंचने के पहले होते हैं अपने पास दो रोल लिख रखे इसमें, ऑल इक्विपमेंट या ऑल इक्विपमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। भाई ये थोड़ी ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद में अपन प्रिपेयर करेंगे, सभी इक्विपमेंट है वो प्रिपेयर हो, तैयार हो। आल स्टेराइल इक्विपमेंट, आल स्टेराइल इक्विपमेंट शुड बी अरेंज्ड ऑन द सर्जिकल ट्रॉली। सभी जो इक्विपमेंट है वो अरेंज होने चाहिए सर्जिकल ट्रॉली में। ये तो हो गया आपके पास ओटी में पहुंचने से पहले, पेशेंट के ओटी में पहुंचने से पहले ये रोल हो गए। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट बाय आस्किंग पेशेंट नेम और रिस्ट बैंड आर रिकॉर्ड। ठीक है। पेशेंट का नाम हम देखेंगे भाई यही है का पेशेंट, मान लीजिए इस पेशेंट एक पेशेंट के में किडनी किडनी का ऑपरेशन है, किडनी निकालने मतलब, ठीक है, और दूसरे पेशेंट की क्या है, दूसरे पेशेंट की कोई गोल ब्लेडर निकालनी है, मतलब स्टोन है, गोल ब्लेडर में स्टोन है, तो हमने क्या किया, नाम वाम तो देखा नहीं, गोल ब्लेडर वाले की किडनी निकाल दी, किडनी वाले का गोल ब्लेडर निकाल दी, इसलिए हमें क्या ये आइडेंटिफिकेशन रखना चाहिए। मॉनिटर टीपीआर एंड बीपी थ्रू आउट ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पर टीपीआर है मतलब टेम्परेचर पर, मतलब एक तरीके से वाइटल साइन देखने अपन को। मेंटेन सेम पोजीशन थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसेस, पोजीशन प्रोवाइड करनी है, मतलब जिस टाइप की सर्जरी है उस टाइप की हमें पोजीशन देनी है उसको। पेशेंट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी होने से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, सिवियर में अगर लग रही है या नहीं लग रही, मतलब उसको एक तरीके से पूरी सुविधा देनी है, फैसिलिटी देनी है, इंजरी ना हो। मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन, असेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी है, कोई इन्फेक्शन ना फैले इससे। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं अपन, स्टार्ट होती है ये रिकवरी रूम से डिस्चार्ज तक, ठीक है, तो इसके बीच की जो केयर होती है वो होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आगे अपने पास पेशेंट आ गया रिकवरी रूम में, ऑपरेशन हो चुका, वो आ चुका है अब रिकवरी रूम में। अब क्या करें अपन, पेशेंट रिकवरी फॉर एनेस्थेसिया, उसको एनेस्थेसिया दिया है तो मतलब उसको रिकवर करना है, होश में लेकर आना है उसको। प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे हमें उसको प्रिवेंट करना है, बचाना है। कौन कौन से हो गए, मान लीजिए उसके पैर का ऑपरेशन हुआ है, पैर का ऑपरेशन हुआ है और पैर का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन, या सुपाइन सुपाइन पोजीशन दे दी हमने उसको, जैसे चेक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट।
इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना है, कवर पेशेंट विद बेड शीट इन समर एंड ब्लैंकेट विद इन विंटर। गर्मी में तो हम उसे बेड शीट से कवर कर देंगे और सर्दियों में उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देंगे। थेरेपी प्रोवाइड, ठीक है। और क्या हो गया, मतलब कि उसको मनोरंजन के लिए, उसके मनोरंजन के लिए भाई उसका ध्यान पेन पे ना हो, दर्द वगैरह पे ना हो, तो और उसके टाइम पास वगैरह के लिए हम क्या है, टीवी, प्लेइंग कार्ड है ना, और न्यूज़पेपर एक्सेट्रा हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग टू हाइजीन, हाइजीन के लिए क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ठीक है, कैसी हाइजीन रखनी है, वुंड ड्रेसिंग हो गया, ठीक है, वो सभी हमें उसको एजुकेट करना है। एक्सरसाइज हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द वन और मोर जॉइंट्स। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, ठीक है, एक या एक से अधिक जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन हो गए। द मेन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आर पेन एंड स्टिफनेस। पेन हो गया और स्टिफनेस क्या होता है, एक तरीके से हार्डनेस हो गया, मतलब कि उस पर हम हाथ लगाएंगे ना तो हार्डनेस टाइप लगेंगे। फील करना, अगर किसी का आर्थराइटिस हो तो जहाँ पर है, जो जिस जॉइंट्स पर है उसको फील करके देखना, स्टिफनेस टाइप होगा, हार्डनेस होगा उसमें। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस इज ओस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ओस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, ये होता है रब करने से। रब में क्या होता है, इसमें होता है कि कार्टिलेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब है ना। और रूमेटॉइड में क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोइम्यून डिजीज, ओके। टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ये अपने 5 टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। कौन कौन से हो गया अपने पास, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड हो गया, गोइट हो गया, और सोरेटिक हो गया, जुवेनाइल हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट का है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, चाइल्ड्स में, चिल्ड्रंस में। सो आपने वो पढ़ा होगा सोरियोसिस डिजीज पढ़ी है उसमें, स्किन वाले में, इंट्रीमेंट्री में, उसके कारण ये होता है, ठीक है। और ये हो गया गो, ये होता है मेनली मेल में होता है, ये ज़्यादातर मेल में क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिट ऑफ द यूरिक एसिड। इटियोलॉजी देखे अपन, मेन कारण क्या है इसका, तो इसका कारण हो गया इंजरी हो गया, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया, इनहेरिटेंस, एक तरीके से जेनेटिक्स भी होता है ये, इन्फेक्शंस सच एज आर्थराइटिस ऑफ लाइम डिजीज, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, अभी बताया मैंने ऑटोइम्यून सिस्टम के लिए, आर ए मतलब कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या रिस्क फैक्टर देखते हैं पहले। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, अब रिस्क फैक्टर को हमने क्या कि 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो गया नॉन मॉडिफाइड और सेकंड हो गया मॉडिफाइड। मतलब नॉन मॉडिफाइड मतलब हम इसको बदल नहीं सकते, तो और इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया एज हो गई, एज को हम बदल नहीं सकते, इसका रिस्क फैक्टर एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, सेक्स हो गया, हम इसको बदल नहीं सकते, ये थोड़ी भाई मेल को फीमेल थोड़ी बनाएंगे। ओवरवेट को हम चेंज कर सकते हैं, ओबेसिटी को कर सकते हैं, इन्फेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया रिस्क फैक्टर के बाद। फिर हो गया मोस्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। ज़्यादातर जो आर्थराइटिस होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो गाउट है वो मेल में ज़्यादा होता है। डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड। सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए अपन, तो इन्वॉल्व जॉइंट पेन, सबसे पहले तो क्या हो गया, जॉइंट पेन इन्वॉल्व हो गया, इसके साथ साथ स्टिफनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जहां पर अफेक्टेड पार्ट है वो मोशन नहीं कर पाएगा, हिल नहीं पाएगा, डिफिकल्टी होगी इसमें। फिर है डायग्नोसिस, कैसे अपन डायग्नोसिस करें उसका, तो डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया अपने, हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट करेंगे हम। क्यों हिस्ट्री क्यों कलेक्ट किया हमने, क्योंकि जेनेटिक्स भी तो है ये। योर डॉक्टर विल चेक योर जॉइंट्स फॉर स्वेलिंग, रेडनेस एंड वन। जो भाई डॉक्टर है वो चेक कर लेगा अगर रेडनेस वगैरह है, एक तो ये होगा हमारे पास स्वेलिंग वगैरह, और एक्सरे हो गई, एक्सरे होगा, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन होगा। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सीटी स्कैन की होगी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। फिर आ गया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या दें उसको, पेन किलर, एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन किलर, डायक्लो वगैरह होती है ना, पीसीएम वगैरह वो सब इसी में आती है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे अपन बोलते हैं एनएसएआई, एनएसआईडी, सॉरी एन एस सही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आता है, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ठीक है, डेक्सामेथासोन एटसेट्रा हो गया, प्रीमेथ्रोसोन। वेट लॉस कराएंगे उसको। एक्सरसाइज की हम बोलेंगे एक्सरसाइज करो भाई, असिस्टिव डिवाइस मतलब क्रचेस, क्रचेस हो गया मतलब कि जिसके सहारे वो चल सके, जिससे हेल्प मिल सके उसको। अब चलते अपन लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में जो कि 15 नंबर का होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज होती है ये। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है
ट्यूबरकुलोसिस याद कर ले, चांसेस है आने के इसके। द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स। होता क्या है इसमें, जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, ये यूजुअली अटैक करता है लंग्स पर ये अटैक करता है। ठीक है, आगे इस बैक्टीरिया ने क्या किया, लंग्स पर अटैक किया, बट दे कैन ऑल्सो डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन लंग्स के साथ साथ ये बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है या दूसरे पार्ट्स है उस पर भी ये अफेक्ट कर सकता है, उनको भी डैमेज कर सकता है। टीबी इज पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज। टीबी क्या है, टीबी एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज होती है दैट मेनली अफेक्ट योर लंग्स, जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। टीबी क्या है, सीरियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है। लेकिन द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन जो बैक्टीरिया है, कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू टाइनी ड्रॉप्सलेट्स रिलीज इनटू द एयर बाय कफ एंड स्नीज। ठीक है, कफ के थ्रू और स्नीज यानी छींकता है कोई, है ना, उसके थ्रू भी ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर है ट्रांसमिशन की बात। ट्रांसमिशन में क्या आता है, ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड स्प्रेड थ्रू एयर। कैसे फैलता है ये, एयर हो गया, एयर विच मीन्स यू कैन ओनली गेट इट बाय ब्रीथिंग, जिससे आप क्या है ब्रीथिंग के थ्रू अपन हो सकते हैं कंटामिनेटेड एयर से। इफ समवन हु इज एक्टिवली सिक टाक कफ स्नीज और स्पीक दे कैन स्प्रेड टीबी। मतलब किसी के साथ किसी के टीबी हो रही है, ठीक, अगर वो बोल रहा है तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है, स्पीक, ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। अब टीबी है, टीबी को हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक हो गया पल्मोनरी, एक हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब जो पल्मोनरी है वो तो आपके केवल लंग्स को अफेक्ट करेगी, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के अलावा लंग्स के साथ साथ दूसरों को भी अफेक्ट करेगी। कैसे, मान लीजिए अगर कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए, बोन हो गई, ठीक है, स्पाइन हो गई, एटसेट्रा और भी है। तो अगर इसने क्या किया, स्पाइन को गया तो वो होता है, उसको अपन बोलते हैं पोर्ट्स स्पाइन डिजीज का नाम सुना होगा, पोर्ट्स स्पाइन नाम सुना होगा, वो आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, जो कि लंग्स से स्पाइन में पहुंच, स्पाइन है उसमें स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, लेकिन पहले पैथोफिजियोलॉजी से पहले हम इसके साइनस सिम्टम्स वगैरह देख लेते हैं, पूरी चीजें देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी करेंगे हम लास्ट में। क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स की बात। साइन एंड सिम्टम्स से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, कफिंग, भाई सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी डिजीज है तो कफ तो होगा ही। लास्ट 3 और मोर मंथ, 3 या 3 से ज्यादा सप्ताह से क्या हो, कफ हो रहा हो, ठीक है, कफिंग ऑफ ब्लड, ब्लड हो कफ में, चेस्ट पेन हो, ठीक है, चेस्ट पेन हो या फिर पेन हो ब्रीथिंग टाइम पे या कफ के टाइम पर। अनइंटेंशनल वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लग रही उसको, जैसे बोलते हैं एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट, रात में पसीने आना, ठीक है, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, मतलब ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, ये हो गया अपने उसको साइन सिम्टम्स देख लिया टीबी के। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस कैसे करेंगे, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जाम, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जाम डॉक्टर विल चेक लिम्फ नोड्स फॉर स्वेलिंग एंड यूज स्टेथोस्कोप टू लिसनिंग केयरफुली साउंड ऑफ द लंग्स मेक व्हाइल योर ब्रीथ। जब पेशेंट सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो उसकी लंग्स की साउंड सुन लेंगे अपन स्टेथोस्कोप से, इससे भी पता चल जाएगा। और लिम्फ नोड के स्वेलिंग से भी डॉक्टर चेक कर सकता है। उसके अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, स्पूटम टेस्ट हो गया, मेंटॉक्स टेस्ट जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायग्नोसिस के बारे में बात। फिर आता है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में डॉट्स थेरेपी अभी पढ़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो वहां पे देख सकते हो वापस से। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है भाई, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करें भाई, कोई पेशेंट आया टीबी का तो क्या करेंगे, असेस रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्रीथिंग साउंड्स, नोट ब्रीथिंग साउंड, रेट रिदम एंड ड्रिफ्ट, ठीक है, क्लियर सिक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड ट्रेकिया, सक्शन एज नीडेड, अगर जरूरी है नेसेसरी है तो हम उसको सक्शन के थ्रू माउथ और ट्रेकिया है इसके जो सिक्रेशन है उसको क्लियर करेंगे। प्लेस पेशेंट इन सेमी और हाई फाउलर पोजिशन, ठीक है, पेशेंट को अपन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट पेशेंट विद कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कराएंगे। मॉनिटर पेशेंट, मॉनिटर सीरियल एबीजी आर्टियल ब्लड गैसेस है एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ये मॉनिटर करेंगे हम उसका। मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट एंड वेट, प्रोवाइड ओरल केयर बिफोर एंड आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हम उसको नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू दे सकते हैं, और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आगे है, अब बात करते हैं किसकी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी मतलब एक तरीके से हुआ कैसे है, ये पूरी स्ट्रक्चर बतानी, मतलब पूरा डायग्रामेटिक बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ,
इटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू कोई भी क्या हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया, अब अपने दिमाग में इमेजिन करते रहो, उसके बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया है कौन सा, माइक्रो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो एंट्री करेगा ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एंट्री ऑफ माइको बैक्टीरियम ट्यूब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द ड्रॉपलेट्स, ठीक है, अंदर पहुंच चुका है। बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू एल्विलाई, एल्विलाई तक पहुंच चुका है, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ पर पहुंच गया, बैक्टीरिया पहुंच गया एल्विलाई तक, क्या हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद में बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू एल्विलाई तक पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे संख्या बढ़ाएगा, अपनी संख्या बढ़ा ली सर। फिर क्या किया उसने, संख्या बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड, इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा अपना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा फेगोसाइटोसिस इंगल्फ, फेगोसाइट्स इंगल्फ टू मेनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यू, मतलब फेगोसाइट्स है ना, वो बहुत सारे बैक्टीरिया और नॉर्मल टिश्यू उसको इंगल्फ कर जाएगी, एक तरीके से निगल जाएगी, ठीक है, कौन, फेगोसाइट निकल गई। फिर क्या हुआ, डेड बेसिलाई निकल गई, मर गई, डेड बेसिलाई है जो कि मर चुके हैं बेसिलाई, वो क्या है, एंड लाइव मास ऑफ न्यू टिश्यू सराउंडेड बाई मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के चारों तरफ क्या कर लेंगे, वो एक तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे। ये जैसे मैक्रोफेज है, इसके चारों ओर क्या हो गए, ये ऐसे, इस उन्होंने क्या बना लिया, घेरा बना लिया एक तरीके से, उससे अपन बोलते हैं कौन सा, गॉन्स ट्यूबरकल, ये नाम क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज गॉन्स ट्यूबरकल, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया बिकम डोरमेंट, बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे। फिर वापस से इन्फेक्शन हो, फिर वापस से री इन्फेक्शन होगा, री इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है, इन एडुकेट इम्यून रेस्पॉन्स, पर्याप्त नहीं होगा, वो इम्यून सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। फिर इन इफेक्टेड, सॉरी इन्फेक्टेड लंग्स बिकम इन्फ्लम, जो लंग्स है वो इन्फ्लाम हो जाएंगे, इन्फेक्टेड लंग्स है वो इन्फ्लाम हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, वो होता है परमानेंट टीबी। भाई ये देखो, याद तो करना पड़ेगा इसको, कैसे भी करो याद करना पड़ेगा, रटो उसको, कैसे भी समझा दिया वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ हम बढ़े, होता क्या है ये, देखो एक आपको मजे की बात बताता हूँ मैं, मजे की बात क्या है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज आई, क्या कहा मैंने, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज आई, उसमें एक आपने कॉमन चीज देखी होगी, नोटिस करी होगी, सब में एक ही चीज है, क्या, हार्ट इज अनेबल टू पंप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू द बॉडी, ठीक है ना, सभी में देख लो आप, चाहे से हार्ट क्या है, अनेबल है, हार्ट अनेबल है ब्लड को पहुंचाने में बॉडी ऑर्गन तक, तो ये तो आप रट लो, ये आप कोई भी डिजीज है उसमें डाल दो, ठीक है, MI हुआ चाहे कोई भी हुआ, सब में आप ये लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रोक हो, स्ट्रोक में भी आप लिख के आ जाओ, अगर याद ना हो तो ये आप लिखाओ, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं CHF के, राइट हार्ट फेलियर और, सॉरी लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। बात करें तो अपन किसकी, राइट हार्ट फेलियर के बारे में, ठीक है, LVF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो इट रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू हार्ट पंप इनफ ब्लड। अब देखो सुनो, ये बना लिया हमने एक, वहां पे लेके चलते हैं, ये बना लिया हमने एक हार्ट बना लिया, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, लेफ्ट के बारे में बात करें तो LV, LA, RA, RB, ठीक है, जिस आप सबको पता ही है। LV जुड़ा होता है किससे, बॉडी से, और ये LA जुड़ा होता है लंग्स से, ठीक है, ये लंग्स हो गया, ठीक है, बॉडी से इसमें जाता है ब्लड और इससे जाता है इसके अंदर, ये आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है। अब इससे समझाते हैं आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ठीक है, LVF की बात करें पर इसमें हुआ क्या, देखो हमने देखा कि ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, अब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, राइट की बात करें तो राइट से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इट इज द रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू हार्ट पंप इनफ ब्लड रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टिश्यू, ठीक है, ये तो वही डेफिनेशन आ गई। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, हार्ट बिकम अनेबल टू प्रोड्यूस इन इनफ, ये इनफ है ना, इनफ प्रेशर टू द इजेक्ट ब्लड थ्रो एरोटा, ठीक है, क्या हुआ, जो ये है ना, ये वाला यहाँ पे होता है एरोटा, ठीक है, तो ये इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा है कि ब्लड एरोटा में पहुंच सके, ठीक है, तो एरोटा में नहीं पहुंच रहा, तो ये क्या होगा, इसका बैक फ्लो हो जाएगा, बैक फ्लो हुआ, बैक फ्लो हुआ, बैक फ्लो हुआ, तो यहाँ पे होता है लंग्स, ये लंग्स से जुड़ा होता है, तो लंग्स में पहुंच जाएगा ब्लड, लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स हो जाएंगे स्वेलिंग, लंग में स्वेलिंग हो जाएगी और लंग्स अफेक्ट करेंगे इससे, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख के अपन,
तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ गया आपके पास पल्मोनरी एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऑर्थोपनिया क्या होता है, मतलब कि कोई पोजीशन है, मतलब सुपाइन पोजीशन हो गया। सुपाइन पोजीशन में अगर वो पेशेंट लेटा हुआ है तो उसमें ब्रीथिंग में क्या होगा, डिस्निया, मतलब कि सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अगर कोई पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, उसमें अगर उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो वो होती है ऑर्थोपनिया। ड्राई कफ हो गया, इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं आई रही है ना, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, भाई हार्ट की दिक्कत हो रही है तो हार्ट एनलार्ज हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, लेफ्ट वाले के। अब बात करते हैं राइट की। अब राइट में क्या हुआ, ये लो, अब ये राइट है, ये किससे जुड़ा होता है, बॉडी से आया इसमें, है ना, और ये हो गया लंग्स में, और ये आती है बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ से लंग्स की कोई रोल है नहीं। हम एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी। तो सुनो हुआ क्या इसमें, पहले पढ़ लेते हैं इसको। राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर लीड्स टू बैकअप ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम एंड वेनस सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब देखो वही चीज आ गई, हुआ क्या, ये इसमें प्रेशर नहीं लगा पा रहा, इससे क्या होगा, बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो ये जुड़ा हुआ है किससे, बॉडी से, बॉडी से जुड़ा हुआ है, इनटू ब्लड इनटू राइट एट्रियम, यहाँ पर पहुंच चुका ब्लड, यहाँ पर पहुंच चुका तो ये वापस होगा इसमें, ये जाएगा बॉडी में। अब बॉडी में जाएगा तो अब सुनो, बॉडी में ब्लड गया, तो अब एक तरीके से आप दिमाग लगाइए कि बॉडी में ब्लड गया, बॉडी अगर ग्रेविटी है, बॉडी में ग्रेविटी लगी हुई है, पेशेंट अगर खड़ा हुआ है, खड़ा है पेशेंट, तो एंकल, एंकल होते ना, ये आ गया एंकल, एंकल पैर में होते ना, तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो गया देखो। ठीक है, और अगर पेशेंट रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब लेटा हुआ है पेशेंट, तो पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके जो बैक है, बैक अफेक्टेड करेगा, बैक पेन होगा उसके। ठीक है, ये दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता दी मैंने, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, समझा दिया आपको। और हो गया एनोरेक्सिया हो गया, ये सब तो कॉमन है ही। वेट गेन हो गई, नॉक्चूरिया मतलब नाइट में, नाइट में यूरिन। ठीक है, नॉक्चूरिया हो गया, वीकनेस हो गया, रैपिड हार्ट रेट हो गया, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन इन द बॉडी कैविटी, बॉडी की जो कैविटी है उसमें एबनॉर्मल हो गया। अगर प्लूरल कैविटी में हो तो वो होता है प्लूरल इफ्यूजन एसाइटिस, आपको पता ही है एबनॉर्मल कैविटी में। पिटिंग एडिमा क्या होता है, पिटिंग एडिमा मतलब कि हम जैसे उसको टच कर रहे हैं तो वो दब रहा है और वापस से निकल जाता है, स्क्रैच होता है, पढ़ा रखा है आपको, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक, ड्यू टू विनस कंजेशन, कंजेशन मतलब कि भीड़ भाड़, मतलब विनस में भीड़ भाड़ हो गई, कंजेशन हो गया, मतलब रुक चुका है वो। नर्सिंग मैनेजमेंट देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट वही भाई, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर रेस्ट, एडवाइस टू लेस अमाउंट ऑफ लेस सोडियम इंटेक, असेस द लेवल ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यू, और मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, एजुकेट पेशेंट अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन इन्वायरमेंट, पेशेंट को बताएंगे ये ऐसा हॉस्पिटल है, इसका ये इन्वायरमेंट में सब करेंगे उसको। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस। ठीक है, ये हो गया आपके पास नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखो ये बताया था मैंने आपको, समझा दिया है। राइट में क्या होता है कि जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, एलवीएफ की बात करें तो एलवी है वो, सॉरी और एलवीएफ है, इस तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, इसमें क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा, बैक फ्लो होगा, तो बैक फ्लो हुआ, एल बी से कहाँ गया, एल ए में गया ब्लड, अब एल ए है वो लंग्स से जुड़ा हुआ है तो वो लंग्स में चल जाएगा, तो लंग्स अफेक्ट हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। जबकि अगर आरबी की बात करें, आर अब है ना, अब इसकी बात करते हैं, आरबी है तो वो गया आर ए में ब्लड, आर ए से वो जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से बैक फ्लो हो रहा है, ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने, हमने इसकी बात कर ली। ठीक है, कंप्लीट। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसकी जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है वो भी आपको उस पर मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, राधे राधे।